हेलो एवरीवन, प्लीज इन्फॉर्म मी आई एम ऑडिबल और नॉट। हाँ, तो हम आज अपना ईएसआई पीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ईएसआई के बारे में कि हाँ ऋतिक, ठीक है, अब आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। तो आज हम अपने ईएसआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि ईएसआई क्यों लाया गया और इसकी जरूरत क्या पड़ी थी ईएसआई को लाने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि ईएसआई को इम्प्लीमेंट किया क्यों गया है। तो ईएसआई के लाने के पीछे दो बहुत मेजर रीजन थे, क्योंकि जिस टाइम पे ईएसआई था नहीं ना, जिस टाइम एप्लीकेबल नहीं था, तो ईएसआई जो टॉपिक आज हमारा रहेगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ईएसआई। तो जो ईएसआई है ना, ये एक्ट 1948 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है कि ये ईएसआई एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 19 अप्रैल 1948 को। तो जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ना, तो इससे पहले ये बहुत दिक्कतें बिजनेसमैन को और जो एम्प्लॉय होते थे उनको बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि उससे पहले ना ये होता था कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी फैक्ट्री में या किसी इस्टेब्लिशमेंट में वर्किंग कर रहा है, तो उसको जब भी वो बीमार पड़ता था, उसको सिकनेस होती थी, या उसकी वुमेन्स के लिए मैटरनिटी जो होती थी प्रॉब्लम, उसके लिए कोई वो नहीं थे, रेगुलेशन नहीं थे कि इसको कैसे इन चीजों से सेव किया जाए, ताकि बिजनेस पर बिजनेसमैन ध्यान दे पाए और काम पर वर्कर वर्कर ध्यान दे पाए। तो जब ईएसआई एक्ट था नहीं ना, तो उससे पहले बहुत लोग जब भी कंपनी में काम करते थे बीमार पड़ते थे, और फिर बीमार लेने के कारण वो छुट्टियां मारते थे, तो जिससे ना बिजनेस हैम्पर होता था बहुत ज्यादा। तो बिजनेस हैम्पर ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला। इन्होंने ना, गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया जिसको हम ईएसआईसी फंड बोलते हैं। तो जो ईएसआईसी फंड है ना, इसमें इसमें जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन करेंगे, ताकि जो एम्प्लॉय होगा उसकी मिस हैपनिंग के लिए, या उसकी फैमिली की कंडीशन में कुछ, उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, सिकनेस है, या कोई भी बीमार है, या कोई इंजरी हो रही है जो कि, बट वो इंजरी बिजनेस के कारण होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उस दौरान वो इंजरी होनी चाहिए। तो उसके फायदे के लिए गवर्नमेंट ने एक ईएसआई फंड बनाया, जिसमें ये बोला कि इसमें ना आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर एक फंड इकट्ठा करो और इसके अंदर डालो। तो फिर ईएसआई ईएसआई के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज हैं, जो ईएसआई जिनको रेगुलेट करता है। तो जब इसमें फंड डाला जाएगा ना, तो जो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जो ईएसआई के अंदर कवर अप हैं, इसके अंदर वो एम्प्लॉय जाकर अपना इलाज करवा सकता है। तो इसीलिए ईएसआई को लेके आना पड़ा। तो जो ईएसआई है ना, ईएसआई बेसिकली, ईएसआई जो एक्सटेंड है ना, वो होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, बट ईएसआई एक ऐसा एक्ट है जो अब पूरी हॉल ऑफ इंडिया के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो तो ईएसआई को अपना एक, ये बोल सकते हैं कि ईएसआई को लाने के दो रीजन थे, कि एक, ताकि जो एम्प्लॉई है उसको मेडिकल के साथ साथ कैश बेनिफिट भी दिए जाएं। तो मेडिकल में एक ये एम्प्लॉई है, और एक ये फैक्ट्री है, आप इसको एम्प्लॉयर बोल लो, एक ये एम्प्लॉई है, ठीक है। तो जब जब ये एम्प्लॉय इसमें वर्किंग है, तो जब इसके जो डिपेंडेंट है, ये इसके डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट की भी ना अलग डेफिनेशन होती है, कि डिपेंडेंट के साथ ना ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि किसी भी रिलेटिव को उठा के डिपेंडेंट बना देंगे, तो डिपेंडेंट के साथ ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी कि उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसके फादर और उसके बच्चे, उसको डिपेंडेंट माना जाएगा। तो जो ये डिपेंडेंट है ना, इनकी सिकनेस हो गई, इनकी इंजरी हो गई, और मैटरनिटी बेनिफिट हो गए,
और आप ये चौथा बोल सकते हो कि डिसेबलमेंट, मतलब कि अगर इस एम्प्लॉयर के डिपेंडेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो उसको ईएसआई कवर करेगा, अगर उसमें ईएसआई फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जा रहा है तो। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। हेलो ऋतिक, आप क्या बोल रहे हैं? बदर नहीं होता काउंट, होता काउंट सर, प्लीज एक बार अपना डाउट प्लीज सही से क्लियर लिखें ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ। हाँ, तो हम उसके बाद फिर इसमें आती है ना कि फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को हम फैक्ट्री नहीं मान सकते। तो एक ऐसा फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री में ना एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा होना चाहिए। हाँ, ब्रदर तो काउंट होगा ही ब्लड रिलेशन में, क्योंकि फैमिली में तो ब्रदर भी आ ही जाएगा। ब्रदर सिस्टर और मदर फादर पूरी फैमिली में काउंट होगा वो तो, ब्रदर काउंट होगा। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन ये है कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो कि ना, फैक्ट्री का मतलब ये है कि फैक्ट्री ना मस्ट बी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और ऐसी फैक्ट्री जिसमें 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वो फैक्ट्री उसमें कवर कर ली जाएगी ईएसआई एक्ट में। यानी कि ऐसी कोई फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि जो कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रही है और उसमें 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो ऐसी कोई फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी हुई है, तो उसके ऊपर ईएसआई की रेगुलेशन सारी एप्लीकेबल हो जाएंगी कि उसको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और ईएसआई फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर फैक्ट्री के अलावा भी ना, फैक्ट्री के अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्री, इसमें ना अदर इंस्टैब्लिशमेंट भी आती हैं। जो अदर इंस्टैब्लिशमेंट है ना, इसमें ये बहुत मेजर पॉइंट है कि अदर इंस्टैब्लिशमेंट में किस किस को काउंट किया जाएगा। तो अदर इंस्टैब्लिशमेंट में ये, तो अदर इंस्टैब्लिशमेंट में पहले आएगा कि आपका कोई भी शॉप हो, सिनेमा हॉल हो, या आपका शॉप हो, सिनेमा हॉल हो, या कोई आपका रेस्टोरेंट हो। रेस्टोरेंट के अलावा आपकी कोई कोई भी कंपनीज हो, तो ये सब चीजें भी इस्टेब्लिशमेंट में कंसिडर की जाएंगी। तो उसके बाद अगर इन सब में कोई 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो रहे हैं तो उसको ईएसआई एक्ट पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद जो ईएसआई एक्ट है वो, ईएसआई, ये बहुत मेजर पॉइंट है कि ईएसआई एक्ट डज नॉट कवर, कि ईएसआई एक्ट किस किस के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जिसके जिसके अंतर्गत वो अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट ऑलरेडी देती हैं जो ईएसआई में मिलते हैं। अब जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देती है। और कोई भी माइन माइन हो गए, माइन जो खदान वगैरह होते हैं उसमें ना उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा वो दी जाती है बेनिफिट। और तो ऐसे मतलब रेलवे और माइनिंग को ना उसमें कंसिडर नहीं किया जाता ईएसआई में, ईएसआई इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इनके अपने अपने लॉ होते हैं सेपरेट। और इसमें ना फिर ईएसआई के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, मतलब कि इसमें अगर हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव दोनों दोनों से देखें तो ये इधर पॉइंट है।
इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे ईएसआई के, अगर हम देखें ना कि फॉर एम्प्लॉयज के लिए और एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब जो एक एम्प्लॉय होता है जब किसी उसमें फैक्ट्री में या किसी शॉप में या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है उसकी ना सोशल सिक्योरिटी होती है। तो सोशल सिक्योरिटी हमें हमें ईएसआई एक्ट के थ्रू ही मिलती है, क्योंकि इसमें अगर एक एम्प्लॉय कवर होगा तो उसको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे। मेडिकल बेनिफिट जैसे कि अगर वो एम्प्लॉय अगर उसमें ईएसआई एक्ट में कवर है, उसको मेडिकल मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है, तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकता है। इवन मेडिकल मेडिकल बेनिफिट के साथ साथ इसमें ये भी कंसिडर किया जाएगा कि आप फ्री में किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हो, बट वो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी ये सही एक्ट में कवर होनी चाहिए। तो डॉक्टर की जो कंसल्टेशन होती है वो भी फ्री होती है अगर आप ये एक्ट में कवर हो तो। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दे, तो हम आगे चलें प्लीज, अगर आगे चले तो फिर प्लीज एक थम्स अप दे दो, कमेंट में डाल दो। ओके ठीक है। तो ईएसआई के बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय के लिए हम पढ़ रहे थे। एम्प्लॉय को तो एक तो मिलता है, एक तो मेडिकल हो गया, मेडिकल में भी अब ट्रीटमेंट होता है और कंसल्टेशन होती है, ये दोनों फ्री होते हैं उसमें, ईएसआई एक्ट में जो कवर होता है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है सिकनेस। सिकनेस का मतलब ये है कि कोई भी जो एम्प्लॉय या उसकी फैमिली जो डिपेंडेंट है, अगर कोई भी बीमार पड़ रहा है, सिकनेस पड़ रहा है, स्पेशली जो वर्कर है, यानी कि जो पर्सन इंश्योर्ड है। पहली बात तो यह कि जो जो पूरी फैमिली है ना वो इंश्योर्ड नहीं होती, खाली बस वो पर्सन इंश्योर्ड होता है, बट वो डिपेंडेंट होते हैं इसलिए उनको फायदा दिया जाता है। तो हम इसमें जो भी बात करेंगे ना, इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योर्ड खाली इंडिविजुअली होता है जो वर्किंग होता है उसमें कंपनी में। ठीक है। तो जो पर्सन जो इंश्योर्ड होता है, अगर वो बीमार पड़ रहा है और किसी बीमारी की वजह से वो छुट्टी ले रहा है या आ नहीं पा रहा है, तो उसको ना 70% तक और उसकी ना उसको बेनिफिट दिया जाता है सिकनेस लीव। यानी कि अगर वो बीमारी के कारण छुट्टी कर रहा है तो उसकी 70% जो सैलरी है, डेली एवरेज सैलरी, उसको दी जाएगी, इवन वो छुट्टी कर रहा है जब भी। तो इसमें 70% ऑफ डेली वेजेस, तो 70% ऑफ डेली वेजेस उसको दिया जाएगा अगर वो छुट्टी कर रहा है बीमारी के कारण, और वो बीमारी के कारण छुट्टी कर रहा है, वो ईएसआई एक्ट में कवर होना चाहिए जब। ठीक है। उसके बाद आता है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट वो होते हैं जैसे कि कोई लेडीज होती है या कोई वुमेन्स होती है और वो किसी फैक्ट्री में वर्किंग है, और मैटरनिटी का मतलब ये होता है कि वो प्रेगनेंसी में जो उसको वो मिलता है, बेनिफिट जो मिलते हैं। अगर कोई लेडीज या विमेन्स जो किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप में, इस्टेब्लिशमेंट, डजंट मैटर एनीथिंग विच एवर इज कवर इन अंडर ईएसआई एक्ट, तो अगर वो किसी भी एक्ट में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है और वो इस्टेब्लिशमेंट ईएसआई एक्ट में कवर है, तो उस लेडीज को या उस विमेन को जब वो प्रेगनेंसी की सिचुएशन में होगी तो उसको 26 वीक का ऑफ दिया जाता है। पर वो ऑफ पूरा का पूरा पेड रहता है, उसमें कुछ उसमें ले ऑफ नहीं कर सकता एम्प्लॉयर उस वुमेन को या उस लेडीज को। तो इसमें ना 26 वीक्स मिलते हैं, 20 वीक्स मिलते हैं, ये सारे पेड होते हैं, कुछ भी इसमें ले ऑफ नहीं होता, ले ऑफ कर ही नहीं सकता वो। ठीक है। उसके बाद आ जाता डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट मतलब यही है कि जो उसके डिपेंडेंट है ना, जो उसके डिपेंडेंट होंगे, अगर डिसेबलमेंट सपोज करो कि, एक सेकेंड, डिसेबलमेंट का मतलब ये है कि अगर जो ये एम्प्लॉयर है, अगर जो इसमें एम्प्लॉय है, अगर इसको कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी इंजरी हुई है, और वो इंजरी हुई है और वो इंजरी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो ना उस काम को करने जा रहा था या कर रहा था जो कि उसके एम्प्लॉयमेंट में था, यानी कि वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होते हुए उसका कोई इंजरी हुई है, तो उसको ऐसी भी, और इंजरी के भी टाइप होते हैं बहुत सारे, कि परमानेंट इंजरी हुई है या फिर टेम्पररी इंजरी हुई है। अगर टेम्पररी इंजरी होती है तो उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, और परमानेंट हो जाती है इंजरी
तो उसको कुछ कुछ पेंशन के रूप में ना उसको पैसे दिए दिए जाते हैं। तो डिसेबलमेंट मतलब कि यह है कि अगर कोई एम्प्लॉय डिसेबल हो जाता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, अगर वो डिसेबल हो गया तो इंजरी हो गई, और इंजरी के भी दो टाइप हैं, अगर उसमें परमानेंट इंजरी हुई है और टेम्पररी इंजरी हुई है। परमानेंट इंजरी हुई है तो उसको पेंशन के रूप में कुछ पैसा दिया जाएगा, और वो पैसा डिपेंड करेगा उसकी सैलरी कितनी थी और उसकी इंजरी की टाइप के ऊपर। और टेम्पररी होती है तो उसको कुछ पैसा दिया जाएगा कंपनसेशन के रूप में, बस खाली बात इतना होता है। और इसमें ना एक बेनिफिट और होता है जो आप लिख सकते हो यहाँ पर। इसमें होता है फ्यूनरल बेनिफिट, कि अगर कोई, जैसे कि सपोज करो कोई कोई एक एम्प्लॉय था जो किसी एम्प्लॉय में किसी कंपनी में काम कर रहा था और वो कंपनी ईएसआई एक्ट में कवर थी, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ना 10,000 तक के ना वो दिए जाते हैं, फ्यूनरल एक्सपेंस। फ्यूनरल एक्सपेंस दिए जाते हैं कि वो मर गया, उसके लिए उसके फ्यूनरल के लिए 10,000 एक्सपेंस दिए जाएंगे उसके लीगल हायर को, ताकि फैमिली के ऊपर पैसों का बर्डन ना आए, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम ना आए कंपनी उसके एम्प्लॉय की फैमिली के ऊपर। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार हमने रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डिस्कस क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो ईएसआई एक्ट है वो 19 अप्रैल 1948 में इनेक्टेड किया गया था। और जो ईएसआई एक्ट है वो पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। इवन इंडिया के ऊपर तो सारे लॉ एप्लीकेबल ही होते हैं, बट जम्मू कश्मीर एक सेपरेट ऐसा स्टेट है जिसपे कुछ लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, बट ईएसआई जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो ईएसआई ईएसआई एक ऐसा फंड है जो जो बिजनेस हैम्पर ना हो किसी एम्प्लॉय के बीमारी के डेथ के कारण। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा फंड बनाया जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों मिला के फंड, इसमें फंड कंट्रीब्यूट करेंगे। और एम्प्लॉय की मिस हैपनिंग सिचुएशन के लिए, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन जो बिजनेस को हैम्पर करेगी या जो एम्प्लॉय है उसकी फैमिली को हैम्पर करेगी, तो उस फंड से उसको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो ईएसआई है उसमें डिपेंडेंट को बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है, सिकनेस मिलती है, इंजरी मिलती है, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, ये चार पांच उसको बेनिफिट मिलते हैं। और फिर इसके बाद जो फैक्ट्री हमने फिर पढ़ी फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। फैक्ट्री एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट होता है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा हुआ होता है। और जो ऐसी फैक्ट्री जो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जिसमें 10 और मोर एम्प्लॉई हैं, वो ईएसआई एक्ट में कवर हो जाती है। इवन कोई भी ऐसी फिर हमने पढ़े बेनिफिट, कोई भी ऐसी फैक्ट्री जो जिसमें 10 और मोर एम्प्लॉई हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ईएसआई एक्ट में कवर कर ली जाएगी, उसके लिए ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, कि ईएसआई एक्ट किस किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबिलिटी क्या है, अगर हम बात करें ये फॉर एम्प्लॉयर, कि कौन सा एम्प्लॉयर ईएसआई एक्ट में कवर होगा, किसके ऊपर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होगा। और फिर बात करेंगे हम एम्प्लॉय की, कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो ईएसआई एक्ट में कवर किए जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हर एक एम्प्लॉय है वो ईएसआई एक्ट में कवर होगा। किसी की सैलरी अगर 50,000 60,000 है तो वो ऑलरेडी अपना अच्छा इलाज करवा सकता है। उसको उसको आई थिंक गवर्नमेंट ये सोचती है जिसकी सैलरी 21,000 से ऊपर है वो अपना अपना जो इलाज है, अपनी जो फैमिली सपोर्ट है वो खुद ठीक कर सकता है। तो इसलिए जिसकी सैलरी 21,000 तक होती है उसी को ईएसआई एक्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर में देखेंगे तो हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉय, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर का मतलब यहाँ पर फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, शॉप और सिनेमा, जितने भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट है सबका मतलब ही एम्प्लॉयर है यहाँ पर। तो ऐसा कोई एम्प्लॉयर, जब मैं एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये फैक्ट्री और मैं शॉप वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई एम्प्लॉयर जिसमें 10 और मोर एम्प्लॉयज हैं वो ईएसआई एक्ट में कवर किया जाएगा। उसके लिए ईएसआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और एम्प्लॉय
हैविंग सैलरी अप टू 21,000, ये 21,000, ये 10 और मोर एम्प्लॉय। किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट में, चैट बॉक्स में लिख दें। सब कुछ क्लियर हो रहा है तो डाल दे कमेंट बॉक्स में कि क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने एप्लीकेबिलिटी देख ली कि किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एम्प्लॉयर जिसमें 10 और मोर एम्प्लॉइज हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि वो वॉलंटरी बेस पे भी ले सकता है। अगर किसी में 8 एम्प्लॉई है तो वो वॉलंटरी बेस पे ले सकता है, बट जिसकी सैलरी मोर देन 21,000 वो कवर नहीं किया जाएगा उसमें खाली बस। तो यानी कि ये तो जो है ना, ये आपका वॉलंटरी बेस पे ले सकते हो उसको आप, वॉलंटरी बेस पे ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें ईएसआई, उसमें ना, और उसमें सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब यहाँ पर होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। इसमें बेसिक सैलरी में कंसिडर किया जाएगा। आपने एप्लीकेबिलिटी देख ली, और एप्लीकेबल किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट देख लिए। अब इसमें क्या है कि बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट होगा। आप इसमें देख सकते हो कि बिजनेसमैन के लिए बहुत बेनिफिट हो सकते हैं कि अगर वो ईएसआई एक्ट में अपने इस्टेब्लिशमेंट को कवर करवाता है, तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी इंजरी होती है, बीमार पड़ता है, तो वो सारा का सारा जो खर्चा होता है वो ना ईएसआई डिपार्टमेंट या ईएसआई जो जो ईएसआई एक्ट है उसके अंतर्गत उसको छूट मिलती है कि भाई वो अपना इलाज ईएसआई हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है, और एम्प्लॉयर के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आता उसका। फिर वो इससे वो अपने बिजनेस से पूरा फोकस कर पाता है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेरा एम्प्लॉय अगर बीमार पड़ रहा है, कुछ भी मिस हो रही है, तो उसके लिए उसका बिजनेस हैम्पर नहीं होगा। वो अपना सिंपल सिंपल बिजनेस पर फोकस कर पाएगा अगर वो ईएसआई एक्ट में कवर करवा लेगा अपने स्टैब्लिशमेंट को तो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक, अब पता क्या होता है कि 15 फरवरी 2022 के बाद में एक रेगुलेशन आया था जिसमें ये बोला गया था कि हर एक फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन तो लेना ही लेना है, बट उसकी जब थ्रेशोल्ड लिमिट जब क्रॉस हो रही है, जब यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये है कि जब उसमें 10 और मोर एम्प्लॉय हो रहे हैं जब लेगा रजिस्ट्रेशन उसमें। बट 15 फरवरी 2022 के बाद ये रेगुलेशन लाई गई कि जो अब कंपनीज हैं, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है और जो एलएलपीज हैं, उनको एलएलपी हो गई, ओपीसी हो गई, इन सबको रजिस्ट्रेशन ना इनके इनकॉर्पोरेशन के साथ ही दिया जाएगा, कंपनी लॉ का प्रोविजन, कि कंपनी में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, रजिस्ट्रेशन तो आपको कब से मिलेगा, जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे ना। गेट वाइल फॉर्मेशन, वाइल फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कंपनी में इंक्लूड होगा आपका प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, ओपीसी। इन सबको ना रजिस्ट्रेशन अब तो एमसीए के थ्रू ही मिलता है जब कंपनी फॉर्मेशन करते हैं ना। तो जब ये, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये कंपनी को फॉर्मेशन करते हैं ना, जब फॉर्मेशन करते टाइम एक फॉर्म जाता है अजाइल प्रो। अजाइल प्रो में मैंडेटरी कर दिया कि इसमें ना अब आपको ईएसआई रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो जब कंपनी बन रही है तो उसको फॉर्मेशन के साथ ही ईएसआई नंबर दिया जाएगा। अब फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें 2 ही एम्प्लॉई हैं, अभी वर्किंग ही नहीं है, पर थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपकी 10 एम्प्लॉइज की है, कि अगर कंपनी में 10 एम्प्लॉइज हैं जब भी उसमें ईएसआई के प्रोविजन लागू होंगे। तो कोई ऐसी कंपनी जिसमें कंपनी हैविंग लेस देन 10 एम्प्लॉय, तो कंपनी कंपनी के ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि वो उसके प्रोविजन को फॉलो करे ही करे, उसकी मर्जी है कि कंपनी
नॉट नीड टू फॉलो ईएसआई प्रोविजन। कंपनी के ऊपर कोई ऐसी वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, यानी कि ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ईएसआई के प्रोविजन को फॉलो करे। कंपनी हाँ पर फॉलो करेगी, कब फॉलो करेगी, जब कंपनी की वैन कंपनी रीच थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि आपकी 10 एम्प्लॉई है। अगर वो 10 एम्प्लॉय की लिमिट को क्रॉस कर देती है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अगर कंपनी की लिमिट क्रॉस ही नहीं होती है, बट अभी कंपनी के ऊपर प्रोविजन है कि कंपनी को ना अगर कंपनी की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती, इफ कंपनी नॉट रीच्ड थ्रेशोल्ड लिमिट, तो कंपनी को ना 6 महीने के लिए कम से कम डोरमेंट स्टेटस लेना पड़ता है एमसीए से। जब कंपनी की लिमिट 10 एम्प्लॉय से ऊपर क्रॉस नहीं करती है तो कंपनी को डोरमेंट स्टेटस लेना पड़ेगा ईएसआई में, यानी कि वो ईएसआई में लॉगिन करेगा, उसमें अप्लाई करेगा कि वो उसकी अभी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो उसको डोरमेंट स्टेटस लेना ही पड़ेगा। तो कंपनी नीड टू टेक डोरमेंट स्टेटस, और वो डोरमेंट स्टेटस को 2 बार ले सकती है। अगर उसकी लिमिट 6 महीने क्रॉस नहीं हुई तो एक बार तो ले ही लेगी, बट अगर उसकी 1 साल तक नहीं हुई तो 6 महीने खत्म होने से पहले पहले वो एक बार और ले ले डोरमेंट स्टेटस। तो हमने कंपनी का भी देख लिया कि कंपनी के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होते हैं प्रोविजन, इंडिविजुअल का भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ की कंट्रीब्यूशन रेट क्या होता है। कंट्रीब्यूशन रेट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन रेट पहले तो ये कुछ चेंज था। जो कंट्रीब्यूशन रेट जो अब है, पहले 6% था, जो अब है वो करंटली चल रहा है 4%, जो कि दो बराबर बराबर पार्टों में बटा हुआ नहीं है, अलग अलग है। एक तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के लिए कंट्रीब्यूशन रेट है 3.25, और ये एम्प्लॉई एम्प्लॉय के लिए 0.75। कि जो एम्प्लॉयर है उसको ना सैलरी का 3.25 निकाल के ईएसआई फंड में डालना पड़ेगा, और एम्प्लॉय की सैलरी से जाएगा 0.75%, और रिमेनिंग सैलरी उसको दे दी जाएगी बस। और कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हायर किया गया है, यानी कि किसी एजेंट के थ्रू हायर किया गया है, सपोज जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं और किसी थर्ड पार्टी के पास उसको एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी कि सपोज करो जैसे कि ये ए और ये बी, और ये एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है सॉरी, एम्प्लॉय। पहले ये हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ए, इसने पहले इसको हायर कर लिया, बट इसने फिर इसको हायर करके इसके पास एम्प्लॉय कर दिया, एम्प्लॉय। तो इसमें ना बी की लाइबिलिटी आ जाएगी, बी नीड टू पे ईएसआई। यानी कि डजेंट मैटर कि आपका जो एम्प्लॉइज है वो किसके थ्रू हायर किया जा रहा है, बट अगर वो काम आपके लिए कर रहा है तो आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसको ईएसआई फंड में कंट्रीब्यूट करो। इसमें ना, और ईएसआई एक्ट की ना एक और खास बात है कि ईएसआई में ना, ईएसआई में ना एक सेविंग वो है, सेविंग प्रोविजन है। सेविंग प्रोविजन ये बोलता है कि इफ एनी एम्प्लॉय गेटिंग मोर बेनिफिट, अगर कोई एम्प्लॉयज को ज्यादा फायदे मिल रहे हैं किसी दूसरे एम्प्लॉयर के थ्रू, यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय ये एक ये एम्प्लॉयर है और एक ये बी है।
ये भी एम्प्लॉयर है और ये भी एम्प्लॉयर है, और एक ये एम्प्लॉई है। पहले ये यहाँ पर काम कर रहा है बी के पास, तो बी ने इसको ना सारी फैसिलिटी दे रखी है जो कि ईएसआई एक्ट में कवर है। यानी कि उसकी 21,000 सैलरी है, और 21,000 सैलरी तक उसको ईएसआई में उसको कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है। तो अगर ये बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ इससे भी बेटर बेनिफिट दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा होता ही नहीं है इसमें, मतलब कि दूसरे से किसी ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकता। लॉ के अकॉर्डिंग जितने लॉ में लिखे हुए उतने ही ले सकता है बस खाली। कैन नॉट टेक। अब आगे ना कि हम बात करते हैं कि हमने ये भी रेट क्या है ईएसआई का, किस किस रेट पे उसको हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब रेट के साथ साथ हम बात करते हैं कि डेट की, किस डेट को आप डिपॉजिट करना पड़ेगा। कि ईएसआई की ड्यू डेट क्या होती है, यूएसआई की ना फॉलोइंग द 15th ऑफ मंथ होती है कि डेट, अगर जिस महीना आप ईएसआई डिडक्ट कर रहे हो उसके नेक्स्ट 15 तक आपको पीएफ सॉरी ईएसआई जमा करना पड़ेगा। 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। सक्सीडिंग को आप नेक्स्ट मंथ बोल सकते हो, कि आपको 15 तक का पीएफ जमा करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के। अगर आप सपोज करो कि आप ये अप्रैल आपका निकला हुआ है, अप्रैल चला गया, तो जो अप्रैल का जो ईएसआई अमाउंट है ना, वो 15 मई तक जमा करना ही पड़ेगा। 15 मई तक जमा करना पड़ता है। अगर इसमें आप डिफॉल्ट कर जाते हो पेमेंट करने में, इफ एनी एम्प्लॉयर मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ईएसआई, अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा है जो कि पेमेंट को डिले कर रहा है या डिफॉल्ट कर रहा है, यानी कि इवन वो 15 के बाद ही कर रहा है, यानी कि डिफॉल्ट ही हो गया। तो डिफॉल्ट जब हो रहा है तो इसमें ना दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आपको 12% पर एनम का इंटरेस्ट पड़ेगा, फ्लैट होगा ये। और उसके बाद ना इसमें डैमेज भी लग जाते हैं। 12% का इंटरेस्ट पड़ेगा और डैमेज भी लग जाते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब हम बात करते हैं जो डैमेज इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 12% फ्लैट लगता है, तो जितना अमाउंट ड्यू होगा उस पर 12% इंटरेस्ट लग जाएगा। बट डैमेज की कैलकुलेशन ना स्लैब वाइज होती है। तो जो डैमेज होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस, तो डैमेजेस को ना स्लैब वाइज डिवाइड वो किया गया है, डिवाइड, कि इनको हम स्लैब वाइज कैलकुलेट करते हैं। स्लैब से अकॉर्डिंग इसको वो किया जाएगा कैलकुलेट डैमेजेस को। तो जो इसमें जो स्लैब है वो मैं बता देता हूँ। जो इसमें अगर आप 0 से 2 मंथ का डिफॉल्ट कर रहे हो, यानी कि डिले किया है आपने, तो आपका इंटरेस्ट पड़ेगा 5% पर एनम। अगर आप 0 से लेके 2 महीने तक डिले कर रहे हो तो 5% पड़ेगा। और फिर आप 2 से 4 मंथ का डिले कर रहे हो तो आपका 10% हो जाएगा ये। इसी से डबल हो जाता है। अगर आपने 2 महीने डिले किया तो 5, अगर 2 से ऊपर आपने 1 महीना डिले किया तो वो सीधे 10 हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपने 4 से 6 महीने डिले किया है तो ये होता था 15% पर एनम। पर एनम। और अगर मोर देन 6 मंथ डिले करोगे आप तो ये फ्लैट 25 हो जाएगा। मतलब बहुत हैवी पेनल्टी बढ़ती है डैमेजेस की। अब जो ओवर ड्यू अमाउंट होता है, जो कि ईएसआई का जो अमाउंट ड्यू होता है, अगर आपने 6 महीने से ऊपर डिफॉल्ट किया है, डिले किया है, तो 25% उसकी पेनल्टी लग जाएगी डैमेजेस में। और ऊपर से 12% इंटरेस्ट अलग से बाकी किसी को डाउट है तो अभी मैंने आपको डैमेजेस के स्लैब बताए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ना इसको हम इसका जो हम इसका नेक्स्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से डैमेज को कैलकुलेट किया जाएगा अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। डैमेज कैलकुलेट करना, बहुत से लोग डैमेज को पे करते ही नहीं है, जिसके कारण वो डैमेज बढ़ते रहते हैं और एक टाइम पे जाके वो बहुत हैवी पेनल्टी बन जाती है। तो डैमेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे।
के कंटिन्यू कि डैमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ईएसआई के बारे में ही। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, ऐसा कुछ भी इशू है, तो आप अ, तो कांटेक्ट टू मेगा मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, और अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी साइट वीएमई एजुकेशन पर, वीएमई क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। वहां से हमारे कोर्स वगैरह की सारी डिटेल्स हैं, सारे कोर्स हैं, ऑडिट का, ईएसआई पीएफ का, जीएसटी का, टोटल कोर्सेज है हमारे। आप वहां पे विजिट कर सकते हैं सारे कोर्स के लिए। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि इसके प्रैक्टिकल क्या क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, और फिर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। मतलब पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे इसका, कि कैसे कैसे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कंपनी के लिए अलग होता है, इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, एलएलपी के लिए अलग होगा। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं।